बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज यकम जून है, दिन है पीर का। आपको सबसे पहले गुज़श्ता ईद मुबारक। आज की और पिछले एक दो दिन की अहम खबरें आपके सामने रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारी थी, वो नाकाम हो चुका है। और ये क्यों ये रजीम चेंज करने की कोशिश की गई? आपको पता है कि सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ एक तो निज़ाम तो है ही है, लेकिन PTI के अंदर ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब को हटा के वो वज़ीर आला बने थे, तो उनको ये लगता है कि उनके खिलाफ साजिश हुई थी और अब सुहेल आफरीदी और वो आपस में एक दूसरे को सियासी दुश्मन समझते हैं। और अली अमीन गंडापुर जब से वजारत आला के मनसब से हटे थे, उसके बाद से उनकी कोशिश थी कि वो किसी तरह कोई ऐसा तरीका हो कि वो वापस वज़ीर आला बन जाएँ। तो उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ कोशिशें की। हाल ही में उन्होंने हुकूमत के लोगों से मुलाकात की, राना सनाउल्लाह से मिले, वज़ीर आज़म से मिले, और इसके अलावा इतलात ये हैं कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के भी अहम शख्सियात से मुलाकात की। और उन्होंने ये कहा कि वो खैबर पख्तूनख्वा में उनके पास जो पहले वो दावा करते थे, आपको याद होगा कि जब उनको हटाया जा रहा था तो उस वक्त उन्होंने ये खबरें भी चलवाई थी कि 22 से 25 MPs जो हैं वो बयान अलफ़ी दे के आए हुए हैं, वो कभी भी सुहेल आफरीदी को वोट नहीं देंगे। लेकिन वो तो प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया, एक भी बंदा नहीं टूटा, तमाम 92 MPs ने सुहेल आफरीदी को वोट दिया। लेकिन उसके बाद फिर वो टेक्निकल चीज़ों में चले गए। उन्होंने ये उम्मीद लगाई कि इलेक्शन कमीशन से उनके खिलाफ फैसला होगा, तो फिर वो, लेकिन फिर इसमें मसला ये था कि अगर सुहेल आफरीदी को इलेक्शन कमीशन के जरिए डी-सीट किया जाता है तो नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा। फिर किसी ने उनको मशवरा दिया, या जो प्लान करने वाले उन्होंने ये सोचा कि इस मामले को आईनी अदालत में लेके जाते हैं, और वहाँ पे जो सुहेल आफरीदी की नॉमिनेशन है और जो अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा है, चूँकि वो इमरान खान के कहने के ऊपर हुआ, उसके अंदर इस्तीफ़े के अंदर उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया था कि मैं इमरान खान की हिदायत के ऊपर ये इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने ये शेर अफजल मरवत पटिशन लेके गए और उन्होंने ये प्ली इख्तियार की कि एक सज़ा याफ्ता शख्स का के फ़ैसला जो है वो गैर आइनी होता है, और लिहाजा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा जो उन्होंने इमरान खान के हुक्म पे दिया, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की नामजदगी वो भी इमरान खान के हुक्म के ऊपर हुई थी। तो इस वजह से इस सारे प्रोसेस को गैर आइनी करार दिया जाए और अली अमीन गंडापुर को बतौर वज़ीर आला रिस्टोर किया जाए। तो अब वो मामला आईनी अदालत के अंदर है। आईनी अदालत कोई भी फैसला दे सकती है, मतलब ये कोई जवाज़ नहीं है या कोई वजह नहीं है, लेकिन आईनी अदालत है, वो जो चाहे करे, और जिस तरह के फैसले वो दे भी रहे हैं। तो एक उधर से उम्मीद थी। फिर हुआ ये कि जब सुहेल आफरीदी ने कैबिनेट अनाउंस की, यानी कैबिनेट में तोसी की, तो बहुत से उम्मीदवार थे जो वज़ीर बनना चाहते थे। बहुत से MPs की ख्वाहिश थी कि उनको वज़ीर बनाया जाए, वो नहीं बनाया गया उनको, तो वो नाराज़ हो गए। और फिर नाराज़ ग्रुप एक सामने आया, और ये कहा गया कि अब वो जो नाराज़ ग्रुप है वो सुहेल आफरीदी के खिलाफ अदम एतमाद भी ला सकता है, और फिर अली अमीन गंडापुर जो है वो PTI के अरकान की मदद से और अपोजिशन की मदद से, क्योंकि उन्होंने अपोजिशन के लोगों से भी रब्ते किए, मुस्लिम लीग नून से, राना सनाउल्लाह से, और वज़ीर आज़म से मुलाकात करके ये भी कहा कि नून लीग के लोग उनके साथ होंगे। तो ये एक अमल शुरू हुआ। तो फिर सुहेल आफरीदी ने जो MPs थे जो नाराज़ थे, ज़ाहिर है उनको इंगेज किया, और कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें कुछ 60 से 65 के करीब लोग कल आ गए थे। कुछ नाराज़ थे, कुछ जो है वो किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके थे। तो आज मज़ीद जो लोग कल नहीं आए थे, आज उनसे भी उनकी मुलाकात हो गई है, तो नंबर उन्होंने अपना पूरा कर दिया है। और वैसे भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई भी लोटा बनने की कोशिश या जुर्रत नहीं करेगा। इमरान खान का फ़ैसला है, उन्होंने सुहेल आफरीदी को बनाया, कल वो फ़ैसला तब्दील होकर वो किसी और को बनाएंगे, तो जो MPs हैं जो इमरान खान के नाम पे वोट लेके आए हैं, वो कभी भी इस बात को यानी ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो वहाँ पे लोटा बनेंगे और फिर वो वहाँ पे रह सकेंगे। तो इस वजह से यानी ये एक नामुमकिन सी चीज़ थी, एक नॉइज़ सी क्रिएट हुई, लेकिन अब इसमें कोई यानी अब इसका इम्कान नहीं है कि वहाँ पे कोई इस तरह से रिजीम चेंज हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि आईनी अदालत ये फ़ैसला दे दे कि इमरान खान के हुक्म पे जो इस्तीफ़ा दिया था अली अमीन गंडापुर ने, अब वो गलत था, सुहेल आफरीदी की नॉमिनेशन गलत थी, तो इस वजह से हम सारे प्रोसेस को गैर आइनी करार देते हैं और अली अमीन गंडापुर को बहाल कर देते हैं। लेकिन जब अली अमीन गंडापुर बहाल होंगे तो वो सूबा तो नहीं चला सकेंगे। उनको मतलब उनके साथ जितने भी MPs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उनको नहीं मानेंगे, क्योंकि इमरान खान ने उनको हटा दिया है, तो दोबारा से उनको वहाँ पे उनका रहना मुमकिन नहीं होगा। मतलब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, PTI के बाद नंबर पूरे हैं, वो उनको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए भी घर भेज सकते हैं। तो ये एक नॉइस सा क्रिएट हुआ, लेकिन अब वो गर्द बैठ चुकी है, और इसका यानी अब कोई आगे इसका इम्कान नहीं नज़र आ रहा। दूसरा मामला, सुहेल आफरीदी ने अनाउंस किया था कि वो मंगल ईद के बाद वाले मंगल को अडयाला जेल आएंगे, पूरी तैयारी के साथ आएंगे, और ये
जो उनका ऐलान है उसके ऊपर उन्होंने आज भी ये कहा है कि वो MPS के साथ कल अडयाला जेल आएंगे। लास्ट टाइम जब वो आए थे, पेशावर से आए थे, तो उनको 26 नंबर पर रोक दिया गया था। 26 नंबर चुंगी पर वहाँ पे धरना हुआ, फिर ज़ाहिर मुज़ाकरात हुए और फिर 3 में से 2 मुतालबात उनके मान लिए गए। एक मुतालबा नहीं माना गया जिसके बारे में ये कहा गया था कि शायद ये मान लिया जाए, लेकिन वो मोहसिन नकवी के इख्तियार में भी नहीं है कि बहनों से उनकी मुलाकात हो जाए। अच्छा, इस सारी सिचुएशन के दौरान, इन्हीं ईद के दिनों के दौरान जो है वो ये खबर भी आई, ये बेसिकली हरमीत सिंह ने ये खबर दी जो सहाफ़ी हैं, और रज़ी ताहिर ने भी, और उन दोनों सहाफ़ियों ने ये अपनी ख़बर में दावा किया कि साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कियानी इमरान खान से अडयाला जेल में उन्होंने 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट की मुलाकात की है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब चाहती है कि इमरान खान से बराह रास्त बात की जाए। और PTI के जो लोग हैं, मतलब स्पेशली जो सुहेल आफरीदी हैं या बैरिस्टर गौर हैं, उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये उनकी ख़बर के मुताबिक वो ये समझते हैं कि जब भी ये बात की जाती है तो वो बात लीक आउट हो जाती है, और ये नहीं होना चाहिए। ये मतलब, और उन्होंने ये भी साथ दावा किया हरमीत सिंह की खबर में कि इमरान खान सुहेल आफरीदी से नाराज़ हैं और सुहेल आफरीदी से वो अब नहीं मिलेंगे, और जो भी बात हो, और ना ही अब इस्टेब्लिशमेंट किसी तरह से या हुकूमत किसी तरह से सुहेल आफरीदी के साथ या बैरिस्टर गौर के साथ भी कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी, कोई रब्ता नहीं करेगी, जो मोहसिन नकवी कर रहे थे बेसिकली। अच्छा, ये जितनी भी खबर सामने आई, एक तो आज अलीमा खान ने इसको मतलब डिनाई कर दिया, इस खबर की तरदीद कर दी, और उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ़, जो साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं, उनकी इमरान खान से मुलाकात की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा है मैंने चेक किया है, बैरिस्टर गौर से भी पूछा है, और ये बात दुरुस्त है कि एटलीस्ट बैरिस्टर गौर को पता होता है कि जेल में क्या क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। और दूसरी जो बात है कि इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान से इससे पहले भी बराह रास्त मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन इमरान खान को नहीं कन्विंस किया जा सका। अब दोबारा से अगर ये कोशिश हो भी रही है और उसमें ये जो चीज़ें सारी सामने आ रही हैं, इसमें एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो मोहसिन नकवी के ज़रिए जो बातचीत हो रही थी उसमें कुछ चीज़ें मतलब तय हो गई थी, कुछ ईद के बाद भी होनी थी। वो डिपेंड करता है कि उनके रवैये के ऊपर, जैसे हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर तफसील से इसके ऊपर बात की थी कि वो ये कह रहे हैं कि आप खामोशी रखें, चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर हमने ये भी आपको बताया था कि अडाला जेल के अंदर इमरान खान के लिए भी आसानियाँ हो गई हैं, मतलब वो रिलैक्स हैं। जिस तरह की सख्तियाँ पहले बुशरा बीबी के ऊपर या इमरान खान के ऊपर थी, उस तरह से नहीं है। इमरान खान जब डॉक्टर से मिले थे तो बहुत रिलैक्स थे। तो उसके बाद अब इस तरह की खबरें जो हैं, जिसकी तरदीद भी आ चुकी है, अब आई डोंट नो, मतलब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनकी साबिक़ आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, और ना ये कहीं से कंफर्म भी हो चुकी है। लेकिन बहरहाल उन्होंने अगर ये खबर दी है तो उसमें यानी उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। आपको पता है कि ये जो PTI का जिनसे मुकाबला है वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, और वो मतलब बहुत सी चीज़ें जो हैं वो PTI को कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम उनका तबाह करने में, उनको आपस में लड़वाने में किसी हद तक वो कामयाब भी हो गए थे। और अब एक बार फिर इस तरह की कन्फ्यूजन भी जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। जो अब आपने देखा कि ये जो सुहेल आफरीदी और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई, उस मुलाकात में फिर एक खबर चलाई गई कि इमरान खान की बहन भी मौजूद थी। फिर अलीमा खान साहिबा ने आके तरदीद की कि जी हम नहीं थे इस मुलाकात के अंदर, और ना ही हमारा इससे कोई ताल्लुक़ है। हालांकि जो गुफ्तगू हो रही थी, ज़ाहिर है वो अलीमा खान साहिबा उस सारी सिचुएशन के हवाले से ऑन बोर्ड थी। तो एक ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने की तो कोशिश हो सकती है। बहरहाल ये जो अब कल का मंगल है, इसमें अगर सुहेल आफरीदी ज़ाहिर आएंगे, उनको अगर तो वो रोका जाएगा तो फिर वही धरने की सूरत हाल होगी, नहीं रोका जाएगा तो अडयाला जेल के बाहर सुहेल आफरीदी का आना ये मौजूदा निज़ाम को कबूल नहीं है। और पिछली दफ़ा जब वो आ रहे थे तो उनको बहुत ही अहम जगह से ये पैगाम दिया गया था कि अगर आप आएंगे तो आपको इलेक्शन कमीशन का जो फैसला महफूज हुआ है उसके ज़रिए आपको नाअहल कर दिया जाएगा। लेकिन अगेन वो आए, और उसमें ज़ाहिर है उनके साथ बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, कोई लॉन्ग मार्च टाइप की सिचुएशन नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट एक उनकी शायद किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने रूट तब्दील किया, हुकूमत ने खुद रास्ते बंद कर दिए, एक इवेंट क्रिएट हुआ, बड़ा प्रेशर बना उसका, और उसमें उन्होंने अपने 2 मुतालबात तो एटलीस्ट मनवा लिए कि बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात की भी, और इमरान खान का जो केस चल रहा था उसको भी उन्होंने मौखर करवा दिया। तो ये यानी कुछ उन्होंने हासिल कर लिया। जो PTI वाले ये कह रहे थे कि हमें कुछ तो मिले, हम अगर इंतज़ार भी करें या बातचीत पे यकीन रखें, तो वो कुछ मिल गया, कुछ नहीं मिला, और वो मशरूत तौर पे कहा गया कि जी वो तब मिलेगा जब आपका रवैया जो है वो बेहतर होगा। तो एक तो ये मामला है। दूसरा, अब ज़ाहिर है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन चल रहा है, और इस इलेक्शन की कोई ख़ास अहमियत तो नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, या कोई भी सूबा हो, हुकूमत जिनकी है उन्हीं की है।
पहले भी PTI से वहाँ से हुकूमत छीनी गई, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए गए, अब वहाँ इलेक्शन होने जा रहा है। अब जिस तरह का इलेक्शन है, आपने देखा जुनैद अकबर को वहाँ गिरफ्तार किया गया, असद कैसर को जाने नहीं दिया गया, फिर आज बैरिस्टर गौर शायद खटक वगैरह पहुँच चुके हैं, बिलावल भी गए हुए हैं। बिलावल ने आज खिताब भी किया वहाँ पे और उन्होंने कहा कि हमने कभी हुकूमत नहीं मांगी है फॉर्म 47 वाली, और यहाँ पे लोग हमें वोट दें, हम 45 को 47 बना देंगे। यानी एक ऐसी बातें हैं जो शायद रिपोर्टेबल भी नहीं है, मतलब वही कहानियाँ ही हैं। नवाज शरीफ भी जा रहे हैं इस इलेक्शन के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, वो भी वहाँ जाके खिताब करेंगे। अगर तो फेयर इलेक्शन हो तो जो मुत्तहिदा जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, अल्लामा नासिर अब्बास की जमात है, वो वहाँ पे बड़ा उनका होल्ड है, और उनका और PTI का अलायंस है। दोनों मुत्तफ़िका तौर पर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर ये फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो ये वहाँ के जो मुबसरीन हैं या लोकल्स हैं वो ये बता रहे हैं, जो साफ़ी हैं वहाँ के, कि 90% सीटें PTI या MWM का ये जो इत्तेहाद है ये जीत जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ज़ाहिर है, आपको पता है कि वहाँ पे भी कंट्रोल्ड है इलेक्शन कमीशन। यानी जिस तरह का इलेक्शन कमीशन वहाँ पे, या जिस तरह का वहाँ पे निगरान सेटअप बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने ख़त लिखा कि जी आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करवाएं, तो उन्होंने कहा कि ये मुदाखलत कर रहे हैं आप। यानी इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो किस तरह का इलेक्शन करवाएंगे। और फिर वही होगा, फॉर्म 45 का रिज़ल्ट और होगा, 47 का और होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिला हुआ है, तो आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक उसी तरह जिसे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने जिस तरह का किरदार अदा किया, आज की खबर ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ PTI ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक दरख्वास्त दी थी, जिसमें उनके खिलाफ ये कहा गया था कि उनको उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। क्योंकि देखें, जो सिकंदर सुल्तान राजा ने किया है, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये इतनी अहम जिम्मेदारी है कि करोड़ों लोगों की अमानत के आप अमीन होते हैं, और उस अमानत के अंदर जिस तरह की ख़यानत सिकंदर सुल्तान राजा ने की है, वो पाकिस्तान की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती है। यानी जितना इलेक्शन ये धांधली ज़दा हुआ है, यानी ठीक है, इससे पहले ये होता था कि कुछ हलकों पे तब्दीली कर दी जाती थी, कुछ हलकों पे धांधली कर दी जाती थी, लेकिन बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड यानी सारे रिजल्ट ही तब्दील करना ये पहली दफ़ा हुआ था। और इसका ज़िम्मेदार आप बेशक कह दें कि किसी और ने करवाया है, किसी और ने फॉर्म जो है वो तब्दील करवाए हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है, ज़िम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। और वो जैसे कहा जाता है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो जो राहजन है जिन्होंने लूटा रिजल्ट, उनसे गिला कम बनता है। जो राहबर है जिसने उस अमानत का तहफ़्फ़ुज़ करना था, उनका जो है ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। तो ये तो इनके ऊपर सीधा सीधा आर्टिकल 6 का केस था। यानी इन्होंने पाकिस्तान के लोगों के वोटों की चोरी में भरपूर मुआवनत की, अमानत में ख़यानत की, पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की, और उसमें सीधा सीधा आर्टिकल 6 का ये केस था, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए थे। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस याया अफरीदी बैठे हुए हैं, तो वो क्यों अपने पेटी बंद सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने आज ये दरख्वास्त निपटा दी है। लेकिन बहरहाल ये तो अभी इस निज़ाम में कोई कार्रवाई, कोई इस तरह की चीज़ तो हो नहीं सकती है। लेकिन वक्त आएगा तो सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और जितने भी इसमें सहूलतकार थे सब जो है वो इसमें पकड़े जाएंगे। यहाँ नहीं पकड़े जाएंगे, अगर चले दुनिया में नहीं होगा, तो आखिरत में तो सिकंदर सुल्तान राजा को ये हिसाब जवाब देना पड़ेगा। कब तक वो ज़िंदा रहेंगे, उनकी अहलिया के हवाले से भी चीज़ें हैं कि उनको पता नहीं कौन सी पोस्ट दे दी है, उनके रिश्तेदारों को नवाजा गया है, ख़ुद भी उन्होंने बॉल यानी मार धाड़ की है। तो अभी कब तक ज़िंदा रहेंगे, कहीं तो उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये दुनिया में ही अगर हिसाब हो जाए तो वो इसलिए ज़रूरी होता है कि ताकि वो इबरत का निशान बनाया जा सके और आने वाले लोग इस तरह ना करें। अगर माजी में जो पाकिस्तान में सियासत में मुदाखलत होती रही, जो 1971 में पाकिस्तान टूटा और हमूदुर रहमान कमीशन के अंदर उसकी जो असबाब और वजूहात बताई गई, अगर उसके मुताबिक अमल दरामद हो जाता और आज ये सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान में, आज ये सूरत हाल बलूचिस्तान में, इस तरह के इलाकों में ना पैदा होती कि वही एक्शंस दोहराए जाते हैं जो बदकिस्मती से पाकिस्तान के माजी में रहे। और वो वजूहात जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात करें तो बहुत से लोगों को मसला होता है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट तो कोई रॉ ने नहीं बनाई थी, इंडिया ने बनाई थी, इसराइल ने नहीं बनाई थी। वो यानी पूरा कमीशन ने तहकीकात की थी और बहुत सी चीज़ें सामने आई थी, वजूहात सामने आई थी, जिसको सामने रखना था। मुस्तकबिल में उस पर अमल दरामद, उस पर यानी वो काम नहीं करने थे। लेकिन बदकिस्मती है कि आज फिर वही काम हो रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि अगर आप किसी जो मुजरिम है उसको सज़ा नहीं देते, तो आइंदा के लिए जो है वो दूसरा जो है वो ये
काम करने से बाज नहीं आता। मसलन जो मार्शल लॉ लगाता है, आइन तोड़ता है, अगर वो आर्टिकल 6 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो आने वाला जो है वो सोचता है कि माजी में उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे माजी में किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मुशर्रफ के खिलाफ जस्टिस वकार सेठ ने फैसला दिया था कि उसको डी चौक के ऊपर लटकाया जाए उसकी लाश को, और अगर इस फैसले पर अमल दरामद होता तो जो कि मुमकिन नहीं था कि कैसे होता, फिर उसको निकाल के यहाँ से ले गए। उनका जो कुदरत ने अंजाम देखा वो एक अलग बात है, लेकिन दुनिया में बहरहाल उनको सज़ा नहीं मिल सकी है। अच्छा, एक दो अहम चीज़ें, ज़ाहिर है बजट आ रहा है और महंगाई का तूफ़ान ऑलरेडी है, महंगाई ने जिस तरह से मुतासर किया हुआ है। लेकिन अब एक तो पेट्रोलियम लेवी की मद में हुकूमत ने पिछले 5 सालों में कोई 4,500 अरब आवाम की जेबों से निकाले हैं। लेकिन अब पेट्रोलियम सरचार्ज के नाम पर महंगाई का एक नया तूफ़ान जो है वो सर उठाने वाला है, और जो हुकूमती मनसूबा है उसके मुताबिक आने वाले जो 5 साल हैं उसमें भी अवाम की जेबों से अरबों रुपये निकालने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, और IMF को यकीन दहानी भी करवाई गई है। अच्छा, इसमें जो दस्तावेज़ात हैं वो ये बताती हैं कि 5 साल में अवाम से 10,780 अरब रुपये वसूल करने का हदफ है अगले 5 साल में। अगले 5 साल में 10,780 अरब रुपए जो वसूल किए जाएंगे, यानी पैसा जो चाहिए मुल्क चलाने के लिए, कर्ज़े वापस करने के लिए, वो अब अवाम से ही निकाला जाएगा। उस अवाम से निकाला जाएगा जो ऑलरेडी लूट गई है। उनके पास वैसे ही यानी जो था वो हुकूमत ने निकाल लिया है। लेकिन अभी ये जो IMF को यकीन दहानी करवाई गई है कि अगले 5 साल में अवाम से 10,780 अरब रुपये वसूल किए जाएंगे। अच्छा, फिर ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं। 2021 से 2031 तक मजमूई जो बोझ है वो 16,277 अरब तक पहुँचेगा, और इसका IMF से वादा कर लिया गया है, और ये हर साल अवाम पर GDP का 1.2% के बराबर इजाफी बोझ जो है वो ये डाला जाएगा। अभी ये जो बजट आएगा इसमें 1727 अरब रुपए की वसूली का हदफ है, और ये अगले माली साल में ये बोझ बढ़ के 1915 अरब हो जाएगा, और 2030-31 में 2637 अरब तक पहुँचने के इम्कान है। और पेट्रोलियम लेवी अलग है, पेट्रोलियम सरचार्ज अब जो है वो नया अलग आने वाला है, और तैयारी आप कर लें। अगर इसी तरह पाकिस्तान में रहना है तो अपना जेब पेश करना पड़ेगा हुकूमत को, ताकि वो हुकूमत उससे पैसे निकालती रहे। अच्छा, अब 200 से कम यूनिट वाले सार्फिन के हवाले से सब्सिडी ख़त्म की जा रही है। तो उस पर वज़ीर तवानाई ने कहा है कि 200 से यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले जो हकदार सार्फिन हैं उनको सब्सिडी मिलती रहेगी। अच्छा, वो कैसे मिलेगी? उसके लिए उन्होंने कहा है कि जी क्योंकि लोगों ने सोलर लगाए और 200 से यूनिट से नीचे आ गए, तो इस वजह से यानी ये हुआ ना कि लोगों ने सोलर लगा ली है, और जो बिजली का उनका मीटर था वो 200 से यूनिट के कम रखते हैं, और उसमें फिर वो सब्सिडी भी लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसको तो हम ख़त्म करेंगे। बिजली के जो सार्फिन हैं उनके मीटर के साथ QR कोड मुंसलिक किया जाएगा, और QR कोड की मालूमात की बुनियाद पर सब्सिडी का फैसला किया जाएगा जो हकदार हैं। लेकिन वो जो QR कोड है उस तक पहुँचते पहुँचते वो पूरा आपको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी। उसके अंदर जो उन्होंने परफॉर्मेंस बनाया है, यानी घर के कितने पंखे हैं, घर में फ्रिज है, TV है, वॉशिंग मशीन है, जो जो चीज़ें यानी उन्होंने उसके अंदर रखी हैं, उसमें बहुत ही लिमिटेड तबका जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकेगा। और फिर QR कोड, इस तरह की चीज़ें, यानी इसमें भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सकेगा, और लोग बिजली की कीमतें बढ़ने के लिए भी तैयार रहें। तो बजट बड़ा खौफनाक आने जा रहा है जी बजट से पहले, और साथ ही साथ 28वीं तरमीम का भी मामला है, और पीपल्स पार्टी की चीखें भी आपको सुनाई दे रही होंगी। तो इस हवाले से मज़ीद जो चीज़ें होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।